बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। हमेशा की तरह मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी। केमिस्ट्री पार्ट 1 हम पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री पार्ट 1 में जो हमारा टॉपिक था, हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर 4 के 2 पार्ट हैं, एक लिक्विड्स और दूसरा सॉलिड्स। ये जो लिक्विड्स पोर्शन था, हमने ये पढ़ा, इसमें सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एक टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी। ये मुकम्मल हमने सिलेबस पढ़ा, प्लस उसकी हमने एक्सरसाइज पढ़ी, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए। आज हमने सॉलिड पोर्शन शुरू करना है। इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं, लिक्विड्स, सॉलिड्स। आज हम सॉलिड शुरू करने जा रहे हैं। आइए सॉलिड पोर्शन का आगाज करते हैं। ये मेरे पास फर्ज करें सॉलिड है। जो सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपकी खातिर मैं पूरा लिख देता हूं, इंटर मॉलिक्यूलर। ये क्योंकि आपको पता है पैड पे लिखना होता है, सेल फोन पे लिखना होता है, तो अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर जो आपको समझना है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती हैं, फोर्सेस आर स्ट्रोंगर, वो मजबूत होती, ज़्यादा होती। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर क्लोजली पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल इतने करीब जुड़े होते हैं, इतने ताकत से जुड़े होते हैं कि इनकी दरमियानी फोर्स बड़ी मजबूत होती है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, गैस की तरह कैन नॉट मूव रैंडमली। हालांकि कुछ ना हद तक उसमें भी मूव करते रहते हैं, लिक्विड्स के अंदर भी मूव रैंडमली। इनके अंदर एक एमसीक्यू आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स फिर मोशन कर कौन सी सकते हैं, क्योंकि मोशन तो हर तरह के मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है। मॉलिक्यूल्स हैव वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन मतलब मॉलिक्यूल, आप एक सॉलिड ले लें, ये फर्ज करें मेरे पास एक सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है मेरे पास बड़ा मजबूती से, इसे आप मारें, ये थोड़ा ही है, एक हैमर है, इसे आप मारें इस किसी चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर टकराएं ना ज़रा। जब आप इसे इसके ऊपर टकराएंगे तो क्या इसके पार्टिकल आगे पीछे मूव करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, उसमें वाइब्रेशंस पैदा होंगी, उसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन हर टाइम होती है। आप इसे यहाँ से गर्म करना शुरू करें, ये एक सॉलिड है, फर्ज करें ये वाला एक सॉलिड है, तो इसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे लेकिन मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। मतलब इनके अंदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, बड़ी ताकतवर फोर्सेस होती हैं, और इनके मॉलिक्यूल्स रेगुलर अरेंजमेंट होती है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद इंशाल्लाह। लिहाजा जो सॉलिड्स होते हैं हैव डेफिनेट शेप
एंड वॉल्यूम, इनकी ख़ास शक्ल होती है। मॉलिक्यूल्स ये अगर इस तरह पड़े, एक सॉलिड पड़ा है तो वो इसी तरह पड़ा रहेगा, इस तरह पड़ा है तो इसी तरह पड़ा रहेगा, उसकी जैसी शक्ल है वो वैसी उसको बरकरार रखेगा। ये मेरे पास फ़र्ज़ करें एक ये डाइस पड़ा हुआ है, तो ये जो डाइस पड़ा हुआ है उसकी शक्ल सारी ज़िंदगी यही रहेगी, वो अपनी शक्ल को बरकरार रखेगा। कोई चीज़ जैसी भी होती है वो वैसी पड़ी रहेगी। सॉलिड्स हमेशा अपनी शक्ल बरकरार रखते हैं, जस्ट लाइक यू। ये हमारे पास, आइए सॉलिड्स के बारे में चंद और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सॉलिड्स की टाइप्स, सॉलिड्स की दो टाइप्स होती हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स ये दूसरी, ये फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये उनकी दूसरी टाइप है। दो टाइप्स होती हैं, ये एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं इन विच एटम्स, मतलब कोई सॉलिड है जो एटम्स से बना है, एटम्स या जो वो आयन से बना है, या वो मॉलिक्यूल से बना है। एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं इन थ्री डिमेंशनल मैटर, थ्री डिमेंशनल पैटर्न। मतलब मॉलिक्यूल ये, फिर आगे ये मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर ये मॉलिक्यूल, वो पीछे को मॉलिक्यूल, वो पीछे को मॉलिक्यूल, वो पीछे को मॉलिक्यूल, वो पीछे को मॉलिक्यूल। मतलब ये नीचे है तो ये ऊपर है। ये मॉलिक्यूल इतने एग्जैक्ट डिस्टेंस पे होते हैं कि जब इनको आपस में मिला के देखे ना तो वो बड़ी ज़बरदस्त रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट बड़ी वाज़े नज़र आती है। रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, थ्री डिमेंशनल। थ्री डिमेंशनल का मतलब क्या होता है? ये वाई एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस है, वो पीछे को जी एक्सिस आ रहा है। मतलब इतने ज़बरदस्त पैटर्न के साथ जुड़े होते हैं एटम, आयन या मॉलिक्यूल कि वो बिल्कुल ज़बरदस्त, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। अब जो मेरे पास एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ये एमॉर्फस सॉलिड्स, द सॉलिड्स which do not have regularly arranged atoms या आयंस या मॉलिक्यूल्स इन थ्री डिमेंशनल पैटर्न। ये आपने पूरा लिखना है, थ्री डिमेंशनल, तीन समतों में बिल्कुल बाकायदगी के साथ नहीं होते। मतलब इनके बारे में आप एक छोटा सा पॉइंट और भी लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि इनका, आप एक ये लिख सकते हैं कि ये दे हैव इरेगुलर शेप, इनकी इरेगुलर शेप होती है। और इनके बारे में आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि दे हैव रेगुलर शेप, इनकी बड़ी रेगुलर शेप होती है। अभी मेरे पास फ़र्ज़ करें मैं दोबारा से इनके बारे में एक एक पॉइंट लिखता हूँ। ये लें, मैं जी इनके बारे में
एक एक पॉइंट लिखता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं हैव शार्प मीन एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। वो एम कैपिटल लिखा है ताकि आपको बड़ा वाज़ेह रहे कि बड़ी मेन बात की है। वैसे तो इंग्लिश के रूल से स्मॉल लिखना चाहिए। हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मालिक्यूल्स बड़ी रेगुलर अरेंजमेंट के साथ होते हैं, तो उनको तोड़ने के लिए एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है। और जो ए मॉर्फस होते हैं, ए मॉर्फस solids do not have exact melting points, उनके एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। एक एक पॉइंट और लिखना है तो और लिख लीजिए, वरना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एमडी कैट के वजह से मैं बता रहा हूँ, ये अभी मैं वजाहत करूंगा, इसके बाद मैं प्रॉपर्टीज बनाने वाला हूँ, उसके अंदर ज़्यादा बहस करूंगा, अभी सिर्फ मुख्तसर बता रहा हूँ। दे आर एनिस्टॉपिक, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है एमडी कैट के वाले से। इन नेचर दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या मतलब ये एक सॉलिड है, इसे हीट इधर से दो तो भी, इसे हीट इधर से दो तो भी, जिधर से मर्जी दो आइसो सेम खूबी रहेगी, मतलब वो कंडक्टिविटी सेम रहेगी। लेकिन ये एन आइसो सेम नहीं रहेगी। एन आइसोट्रोपिक वो सेम नहीं रहेगी। एन आइसोट्रोपिक आइसो मीन सेम, एन उसका मुखालिफ। मतलब ये एक फर्ज करें मेरे पास ग्रेफाइट है, इसे इधर से करंट गुजारेंगे तो ज़्यादा गुजरेगा, इधर से गुजारेंगे तो कम गुजरेगा। मतलब एन आइसोट्रोपिक मतलब खूबी सेम नहीं रहती। जो क्रिस्टल्स होती हैं, क्यों? उसमें मालिक्यूल्स इतनी तरतीब से जुड़े होते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन से खूबी भी डिफरेंट ही होती है। लेकिन जो ए मॉर्फ होते हैं, चाहे करंट इधर से गुजारें चाहे इधर से गुजारें, जिधर से मर्जी गुजारें, उसकी खूबियां आइसोट्रोपिक रहेंगी, सेम रहेंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। हाँ, एग्जाम्पल्स, इनके बारे में एक एग्जाम्पल्स आपने जो याद रखनी है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जो ए मॉर्फ सॉलिड्स होते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स ग्लास कर लें। इसी तरीके से आप फ़र्ज़ करें बहुत सी एग्जांपल्स कर सकते हैं, लेकिन सादा सादा कर रहा हूँ। ग्लू कर लें, आप प्लास्टिक कर लें, मालिक्यूल्स की कोई ख़ास तरतीब नहीं होती, रबड़ कर लें, ये मेरे पास रबड़ वगैरह कर लें। इसके बाद हमारे पास जो सॉलिड्स क्रिस्टल्स वाले होते हैं, क्रिस्टल्स वाले, ये एक जुमला लिखवा रहा हूँ। फीकू आज आंटी का नकल नंबर दिया। फी को आज आंटी का नकल नंबर दिया मीन डायमंड। ऑल ऑफ दीज हैव क्यूबिक क्रिस्टल्स, इन सब की शक्ल कौन सी होती है? क्यूबिक होती है। अभी बहुत सी एग्जांपल्स मैं लिखने वाला हूँ, तो आप उसकी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। आइस दे सकते हैं, शुगर दे सकते हैं, डायमंड दे सकते हैं, ये बहुत सी एग्जांपल्स में लिख ली। इन सब की शक्ल ये फीकू आज आंटी का नकल नंबर दिया।
फीकू, फीका कोचवान होता है ना, फीका कोचवान, पंजाबी ज़बान में बड़ा मशहूर लफ्ज़ है फीकू। तो फीकू आज आंटी का, मैंने उसे कहा भाई किसी का नंबर देना, तो उसने मुझे आंटी का नंबर दे दिया, और वो भी नकल। फीकू ने आज आंटी का नकल नंबर दिया। लिहाजा अभी हम बात करेंगे एक छोटे से बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की। ए मॉर्फोसॉलिड जो है, ए मॉर्फोसॉलिड जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। डू नॉट हैव रेगुलर पैटर्न ऑफ एटम्स या आइंस या मॉलिक्यूल्स, बट a small region in amorphous solid के अंदर, ये एक amorphous solid है जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ छोटा सा हिस्सा हो सकता है जहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। एटम बड़ी ख़ास तरतीब से होते हैं। a small region in amorphous solid where, जहाँ पे where एटम्स या आइंस या मॉलिक्यूल्स may have regular arrangement, उनमें रेगुलर अरेंजमेंट हो सकती है। लिहाजा एक एमॉर्फस सॉलिड के अंदर हिस्सा है अरेंजमेंट। द रीजन इन एमॉर्फस सॉलिड, ये डेफिनेशन है बेटा, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली। द रीजन इन एमॉर्फस सॉलिड where regular या यूं लिख लें which possess regular arranged atoms या आइंस या मॉलिक्यूल्स, उन रीजन को आर कॉल्ड, उनका नाम क्या है? उनका नाम है क्रिस्टलाइट्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा मेरे पास अल्फाज नहीं है कि क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइट्स असल में वो रीजन है, वो रीजन है, कौन सा रीजन है? जहाँ पे मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल्स हों, वो बड़ी तरतीब से होते हैं। किसके अंदर? एमॉर्फोसॉलिड के अंदर। ये बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ है, एमॉर्फोसॉलिड के अंदर, मतलब द रीजन इन एमॉर्फोसॉलिड है वो एमॉर्फस, लेकिन उसके अंदर छोटा मोटा रीजन हो सकता है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बड़ी तरतीब के साथ जुड़े हों। दैट रीजन इज कॉल्ड, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइट कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ग्लास क्या होता है? विट्रियस। सिलिका क्या होता है? या बल्कि ये आप लफ्ज़ ना यूज़ करें, सेकेंड ईयर में करिएगा। ये विट्रियस सिलिका हम मैं वैसे बाद में बता देता हूँ, चलें आप अच्छे हैं तो चलें
एमडी के लिए बता दूंगा। सेकेंड में ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ग्लास क्या होता है, या आपका बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है? आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन अ क्रिस्टल वाला सॉलिड, अ क्रिस्टलाइन सॉलिड is heated and then cooled rapidly. Rapidly mean suddenly. अचानक। अचानक आप जब उसे अचानक क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा, सडनली, कॉमा, एटम्स डू नॉट फाइंड टाइम। एटम्स को टाइम ही नहीं मिलता, टाइम टू रीअरेंज। एटम्स को टाइम ही नहीं मिलता टू रीअरेंज, कि वो दोबारा से अरेंज हो। मतलब एक बड़ा क्रिस्टल वाला सॉलिड है, ये क्रिस्टल वाला सॉलिड है, ये क्रिस्टल वाला सॉलिड है। सिलिका ले लें, सिलिका भी बड़ी क्रिस्टल्स होती हैं, उसकी बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्टल्स का एक रेगुलर पैटर्न होता है, टेट्राहेड्रन्स आपस में मिली होती हैं। ये सिलिका, ये ऑक्सीजन, ये सिलिका, ये ऑक्सीजन, वो बड़ी ज़बरदस्त एक ख़ास तरतीब के साथ इसके ऊपर ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन, ऊपर ऑक्सीजन, नीचे ऑक्सीजन, ऐसे टेट्राहेड्रन्स आपस में मिलकर बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्टल्स बनाई होती हैं। आप उसे गर्म करें, गर्म करके फौरी ठंडा करें तो ये करीब आ जाएंगे। एटम जब करीब आ जाएंगे, ये वाले फ़र्ज़ करें, ये वाले जो एटम्स हैं, ये वाले, ये सारे करीब आ जाएंगे। जब वो करीब आएंगे तो उस वक़्त वो उसकी क्रिस्टल की शक्ल बिगड़ जाएगी। मतलब उस वक़्त जो एटम्स होंगे डू नॉट फाइंड टाइम टू रीअरेंज। क्यों? क्योंकि आपने फौरी ठंडा कर लिया। जब आपने फौरी ठंडा किया, जब उनको वो उस वक़्त टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो देन this will be converted into amorphous solid। है वो क्रिस्टल वाला था, लेकिन उसका क्या किया हमने, उसे ए मॉर्फ में तब्दील कर लिया। ए मॉर्फ में तब्दील कर लिया कैसे? उसे गर्म करके फिर फौरी ठंडा करके उसे ए मॉर्फस में तब्दील किया। दिस इज कॉल्ड, जो ए मॉर्फस में कन्वर्ट हो गया है, दिस इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। इसे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। दिस इज, एग्जाम्पल इसकी कर लें। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, शीशा मेरे बेटे ऐसी सिलिका से तैयार किया जाता है, और वो जो ग्लास होता है इसे विट्रियस सिलिका कहते हैं। विट्रियस सिलिका, जूटा, प्स्यूडो मीन जूटा, प्स्यूडो मीन जूटा। जो ग्लास होता है ये प्स्यूडो होता है। ये बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ है, ये इंतहाई ज़रूरी लफ्ज़ है। ये मैं कोई कैसे आपको इम्पोर्टेंस बताऊं, ये बड़ा ज़रूरी लफ्ज़ है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है। प्स्यूडो, प्स्यूडो इंतहाई ज़रूरी लफ्ज़ है। प्स्यूडो, ये प्स्यूडो, ये मैंने कोशिश की कि वो ज़्यादा वाज़े हो, तो मैं फिर दोबारा लिख देता हूँ कि प्स्यूडो, झूठा। ग्लास इज विट्रियस सिलिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। दिस इज कॉल्ड प्स्यूडो, दिस इज कॉल्ड, कौन? ग्लास इज कॉल्ड प्स्यूडो सॉलिड।
ये उसे pseudo सॉलिड कहते हैं, झूठा सॉलिड। मतलब वो रेगुलरली अरेंज्ड जो सिलिका होता है उसे हम गर्म करके फौरी ठंडा कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड, उसे सुपर कूल लिक्विड कहते हैं। वो क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले ही हम उसे क्या कर लेते हैं, फौरी फौरी जमा लेते हैं, उसे ठंडा कर लेते हैं। ऐसे उसे फिर मौका नहीं मिलता एटम्स को रीअरेंज होने का, इसे सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। एंड दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू एमॉर्फस सॉलिड, और ये एमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। यही एक शॉर्ट क्वेश्चन यूं भी हो सकता है कि आप ए क्रिस्टल वाले सॉलिड को एमॉर्फस में कैसे तब्दील करेंगे। ये आज का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। आज मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हमारा अगला टॉपिक है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एक एक करके शॉर्ट क्वेश्चंस भी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आइए जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरे बेटे है, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दैट इज ज्योमेट्रिकल शेप। आप बताएंगे कि जो ज्योमेट्रिकल शेप इनकी कैसी होती है। मैं सिर्फ पॉइंट्स में समझाऊंगा, आप इसे बुक से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, मुख्तसर सा याद कर लीजिए। मैं मेन बात लिखूंगा कि ज्योमेट्रिकल शेप इनकी कैसी होती है। इन क्रिस्टलाइन, मुझे पता है आप लकीर के फकीर हैं, चले मैं लिख देता हूं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एटम्स या आयंस या molecules are regularly arranged in three-dimensional pattern. In three-dimensional pattern, वो बड़े ही ज़बरदस्त थ्री डिमेंशनल पैटर्न के अंदर जुड़े होते हैं। अब फ़र्ज़ करें मेरे पास एक क्रिस्टल है, ये लें, उसके अंदर एटम्स इतनी ज़बरदस्त तरतीब के साथ जुड़े होते हैं। ये लें, ये मेरे पास, ये फ़र्ज़ करें मेरे पास, ये आपको बताने का मकसद था, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है। इनके दरमियान में इतना एग्जैक्ट फासला होता है कि अगर इसको आपस में मिला के देखा जाए तो बाद में पता चलता है कि जनाब ये तो एक पूरा क्यूब बन गया। मतलब अगर बाद में इनको देखा जाए तो ये एक बिल्कुल पूरा क्यूब लग रहा है, मतलब थ्री डिमेंशनल पैटर्न में। थ्री डिमेंशनल पैटर्न का मतलब क्या होता है भला? थ्री डिमेंशनल पैटर्न का मतलब है कि ये उसका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जी एक्सिस, ठीक ऐसे ही ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस, तमाम वो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये उसका जी एक्सिस, वो एक्स एक्सिस, ये उसका वाई एक्सिस, ये उसका जी एक्सिस। मतलब हर एक पैटर्न में एक्स वाई जी थ्री डिमेंशनल मतलब तीन समतों में फैला हुआ एक नेटवर्क है, थ्री डिमेंशनल रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। इसमें एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट जो हम लिखते होते हैं, वो बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, आज लिखते हैं कि वो क्या पॉइंट है। इवन जो फेसिस और एंगल्स होते हैं, मतलब ये एक फेस है, ये जो सामने वाली सतह है, ये फेस सारी ज़िंदगी ऐसी रहेगी। इसके एक एंगल और दूसरे, ये इसका एक एक्सिस और दूसरे एक्सिस के दरमियान में एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये सारी ज़िंदगी 90 ही रहेगा। आप नमक पीसी हुई हालत में भी ले लेना तो ये जो फेसिस और एंगल्स होंगे ना, ये हमेशा क्या रहते हैं, ये हमेशा सेम रहते हैं। रिमेन्स करेक्टरिस्टिक्स
ये वाज़े करेक्टरिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे खूबियाँ नहीं है, मतलब वो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। करेक्टरिस्टिक्स even in grounded form mean fine powder, even in grounded ground, even या यूं कह लें even if a solid is ground into fine powder, उसे आप फाइन पाउडर की हालत में भी ले जाएंगे, वो पीसी हुई हालत में भी जब उसे माइक्रोस्कोप से वाजे करके देखें तो वो जो उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हमेशा सारी ज़िंदगी वही रहेंगी। नमक जो होता है उसकी शक्ल NaCl इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वो अगर NaCl के अंदर ये फ़र्ज़ करें Cl है, ये Cl है, Cl है, Cl है, ये हमारे पास वो पीछे Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, वो इतने एग्जैक्ट फासले पे होते हैं, इतने एग्जैक्ट फासले पे होते हैं कि उनके दरमियान में फासला सारी ज़िंदगी 5.63 रहेगा। एक Cl नेगेटिव और दूसरे Cl नेगेटिव के दरमियान में फासला 5.63 रहेगा। इवन उसे पीसी हुई हालत में हो या सॉलिड जिस तरह मर्जी हालत में हो, उसके जो शेप्स होती है वो हमेशा बरकरार रहती है। दूसरी खूबी, जी मेरे बेटे, दूसरी खूबी, दूसरी खूबी हम करेंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स। बस इसमें एक ही लफ्ज़ इंपॉर्टेंट है कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं हैव शार्प एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। उनके एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। इधर मैं एक ब्रैकेट में बात लिख दूं कि जो एमॉर्फस होते हैं उनके एग्जैक्ट एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। उनके एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते ड्यू टू विच लाइक ग्लास, दे कैन बी लाइक ग्लास, ड्यू टू विच लाइक ग्लास, जो ग्लास है कैन बी molded into various shapes at different temperatures। जैसे ही गर्म करना शुरू करेंगे वो पिघलना शुरू कर देगा और जिस तरह पिघलता जाएगा उसे जिस तरह की मर्जी शक्ल दे लें। क्यों? क्योंकि उनके एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं होता। अगर एक NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट 801 है, वो 801 नहीं रहेगा, एग्जैक्ट 1 नहीं रहेगा, डिग्री सेल्सियस रहेगा। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर मेरे पास एक टिन है तो उस टिन का अगर मेल्टिंग पॉइंट्स मेरे पास 13.2 है तो वो सारी जिंदगी 13.2 ही रहेगा। मतलब जितना किसी शय का मेल्टिंग पॉइंट है वो एग्जैक्ट उतना अशारिये में है तो अशारिये पे आके वो चीज़ मेल्ट करेगी, उससे पहले नहीं करेगी, उससे पहले नहीं करेगी। टिन का मेल्टिंग पॉइंट अगर मतलब जितना किसी शय का मेल्टिंग पॉइंट है वो उसी पे आके मेल्ट होगी। आज ये तीसरी खूबी करते हैं, तीसरी खूबी करते हैं क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन ये क्या है? क्लीवेज प्लेन क्या है? ये ना एक फर्ज करें क्रिस्टल जो है, इफ crystals are if crystalline solids are
broken down, are broken down, they comma they do so, तो वो टूटती हैं, they do so, तो वो ऐसा करती हैं, along definite plane, तो वो एक ख़ास प्लेन से टूटती है। ये फ़र्ज़ करें मेरे पास एक नमक है, ये NaCl है, ये मेरे पास एक NaCl है, फ़र्ज़ करें ये ले मेरे पास जी एक NaCl है, ये ले मेरे बेटे NaCl है, ये एक नमक है, ये लें जी, ये उसकी मैंने शक्ल बना दी है। आप फ़र्ज़ करें इसको मैं बढ़ाता हूँ, इसको ऐसे बढ़ाता हूँ, इसको भी ऐसे बढ़ाता हूँ, इसको भी ऐसे बढ़ाता हूँ और इनको मैं आपस में मिला देता हूँ। आप ज़रा गौर करें, ये मैंने 2 क्यूब बना दिए हैं, 2 क्यूब बना दिए हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो ज़रा गौर करें इसकी ये वाली सरफेस पे, यहाँ से ये 2 क्यूब अलग अलग हैं, गौर कीजिए, ये अलग अलग हैं, ये 2 क्यूब मैंने बनाए हैं। अगर किसी क्रिस्टल को तोड़ा जाए ना, तो वो एक फ़र्ज़ करें यहाँ से क्रिस्टल टूटती है तो वो यहीं से टूटेगी, ये सारे Cl इधर रह जाएंगे, ये जो दरमियान में सोडियम है वो सोडियम एक साइड पर रह जाएंगे। क्रिस्टल्स के जब मोल्स तोड़े जाते हैं तो वो दे डू सो, तो वो ऐसा टूटती हैं अलोंग डेफिनेट प्लेन, तो वो ख़ास प्लेन से टूटती हैं। दीज प्लेन्स, प्लेन मीन सतह, सरफेस, जगह, वो साइड, these planes are called cleavage planes। cleavage plane, cleavage mean breakdown, जहां से टूटना होता है, cleavage mean breakdown, cleavage mean breakdown। लिहाजा डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट क्लीवेज प्लेन्स होते हैं मेरे बेटे, डिफरेंट सब्सटेंसेस के डिफरेंट तरह की टूटने की पावर होती है, लेकिन हर क्रिस्टल जो होती है वो एक ख़ास प्लेन से टूटती है। उसे हम क्या कहते हैं, उस प्लेन को जहाँ से वो टूटती है उसे हम क्लीवेज प्लेन कहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है जो भी हमने पढ़ना है, क्लीवेज प्लेन इज एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी। ये अभी हम पढ़ने लगे हैं कि एनिस्टॉपिक प्रॉपर्टी क्या होता है। आज ये देखते हैं एनिस्टॉपिक प्रॉपर्टी क्या होता है। अगली हमारी जो हेडिंग है दैट इज फोर्थ हेडिंग, दैट इज फोर्थ हेडिंग, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एन आइसोटॉपिक प्रॉपर्टीज कह लें या इस अमल का नाम एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी होता क्या है, आज ये जी देखते हैं एन आइसोट्रॉपी क्या होता है। मेरे बेटे एन आइसोट्रॉपी ये होता है कि ये फ़र्ज़ करें, मैं पहले ग्रेफाइट की एग्जांपल देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी एक चीज़ आज मैं समझा देता हूँ ताकि सारी ज़िंदगी आपके काम आए। ग्रेफाइट को आप जानते हैं, इसमें कार्बन होती है 1s2 2s2, पहला शेल और ये दूसरा शेल। 2s के बाद ये पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, दूसरे में 2 सब शेल होते हैं, 2s भी होता है और 2p भी। अब 2p में टोटल तो वैसे 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन कार्बन कहता है मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही 6 हैं, 2 ये चले गए, 2 ये चले गए, 4, तो ये 5वां। और 2p की ना 3 हालतें होती हैं, पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। 2px भी होता है, 2py भी होता है, और छोटी सी एक बात और बता दूं, 2pz भी होता है। अब ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन ये
और एक ये बचा था। अब ये वाला खाली है। ये हर्ट्ज रूल है, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि अगर ये भी 2p, ये भी 2p, ये भी 2p, सेम एनर्जी का घर हो ना, तो ये 9 अपने घर रहती है, 7 अपने घर रहती है। ये नहीं कि एक इधर क्लॉकवाइज रहे तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज दब के रहना पड़ेगा। ये 9 कहती है मैं भी चौधरानी बन के रहूंगी लेकिन अपने घर में रहूंगी। क्या मतलब कि जब घर सेम एनर्जी का अवेलेबल हो ना, कि ये देखिए ये कभी भी ज़िंदगी में ये सारे 2p हैं, ये सारे आखिर तो एक ही पी की हालतें हैं ना। मतलब ये 2p की हालतें, मतलब 2p एक्स पे भी ये p होता है, 2p वाई, 2p z, तीनों एक्सिस पे होते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 2 इसके अंदर होते हैं, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर। लिहाजा इसके अंदर भी 2 जा सकते थे, इसके अंदर भी 2, इसके अंदर भी 2। लेकिन अगर 2 जाते ना तो एक को क्लॉकवाइज रहना पड़ना था, तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन, अगर एक यूं घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है क्लॉकवाइज, मतलब फर्ज करें ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने ही एक्सिस के गिर्द ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अपने एक्सिस के गिर्द। मतलब समझते हैं आप? मैं आपको शक्ल दिखाऊंगा चैप्टर 5 के अंदर की एक चीज़। ये फ़र्ज़ करें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने ही अपने ये मतलब यही घूमा जाए, ये यूं जैसे ज़मीन यूं घूमती है, ये अपने एक्सिस गिर्द ये फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यूं क्लॉकवाइज घूमता जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज घूमता जाए। और एक और इलेक्ट्रॉन है, ये फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये यूं एंटी क्लॉकवाइज घूमता जाए, अपनी एक्सिस गिर्द यही घूमता रहे। तो लिहाजा अगर एक शेल में रहना था ना, तो एक को क्लॉकवाइज रहना पड़ना था, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको एक नया कंसेप्ट आज क्लियर कर दिया, पक्का पक्का अपने दिमागों में बिठा लें। अच्छा चलें अपनी वापस बात पे चलते हैं। अब ये क्योंकि सेम एनर्जी का घर अवेलेबल था, तो उन्होंने कहा मैंने अपने घर रहना है, ये वाई और ये जी। अब ये घर अभी भी खाली है, तो ये है, तो ये भी 2 ना, तो दूसरे शेल के अंदर है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन, एक्साइटेशन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक रह गया, 2p एक्स में एक था, 2p वाई में एक था, और 2p जी में भी एक आ गया। क्यों? क्योंकि वो घर खाली था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो गया। अब इसका मतलब कार्बन हमेशा कितने बाण बना सकती है? 4। कार्बन हमेशा कितने बाण बना सकती है? 4। 4 कैसे बनाती है? आज आपको समझ आई है कि कार्बन 4 बाण क्यों बना लेती है। हालांकि कार्बन 4 भी बाण नहीं बना सकती थी, नहीं बना सकती थी, नहीं बना सकती थी मेरे बेटे, कार्बन 4 बाण नहीं बना सकती थी। आए देखें, ये देखें, ये अभी अभी आपने देखा कि कार्बन ने 4 बाण नहीं बना सकती थी, ये उसका एक बाण बनना था। ये वाला फ़र्ज़ करें, ये मेरे पास, मैं आपको वाजे कर दूं, ये एक बाण बनना था सिंगल, ये 2। कार्बन इज डाई वैलेंट, डाई वैलेंट, डाई वैलेंट, ये 4 वैलेंट, टेट्रा वैलेंट। पता है कैसे हुई है? ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट की है ना इसके दौरान, और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा था ना, इसने एनर्जी पता है कहाँ से ली है? इसने एनर्जी पता है कहाँ से ली है? इसने 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 आपस में मिक्सिंग कर ली थी। इसे, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अभी नहीं, मैं इस पे ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा, ये चैप्टर नंबर 6 में बड़ी तफसील से पढ़ना है। हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग, मिक्सिंग। ये मैं आज ना जानबूझ के, क्योंकि चैप्टर 1 भी आपने मुझसे नहीं पढ़ा था, उसका पहला हिस्सा, वरना मैंने शुरू में वो बिल्कुल एटम के टॉपिक के अंदर ग्रेफाइड की शक्ल बनी, मैंने वहीं पे ये बात समझा देनी थी आपको। ये लेकिन आपके बड़ी काम की चीज़ है। आज आपको समझ आई कि 2s, 2px, 2py और 2pz, अब ये 4 सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। जब बनता है ना अब जब बनता है डायमंड, तो डायमंड के वक्त ये भी, ये भी, ये भी, ये भी चारों मिक्सिंग करते हैं। तो डायमंड के अंदर कौन सी हाइब्रिडेशन होती है? याद है मैंने सिखाई थी। एक एस, एक एस, 3p। डायमंड के अंदर चारों मिक्सिंग करते हैं, एक एस, 3p, तो टोटल कितने हुए? sp3, एक एस, 3p, तो 1 + 3, टोटल लोब कितने हुए? 4। तो ये देखें 4 बनाए, तो कार्बन, 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 कार्बन। डायमंड में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है ना,
कि एक कार्बन 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 इस तरह जुड़ी होती हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसका फिर आगे फिर आगे फिर आगे। मतलब एक कार्बन के, ये देखें मैंने आपको सिखाए हैं कि एक कार्बन कैसे अगले घर के साथ चार बाण बनाए हुए हैं, टेट्राहेड्रल, ये चार लोब, चारों की एनर्जी भी सेम, चारों की शक्ल भी सेम, ये वाली, ये कार्बन। और ये कोई भी कुछ ज़िंदगी में कोई बंदा पूछे ना आपके कि डायमंड के अंदर कार्बन कौन सी होती है, तो आपने कहना है sp3। sp3 का मतलब क्या है कि कार्बन के एक s ने और तीन p ने मिक्सिंग की हुई है। अब आए मेरी तरफ, एक और चीज़ आज आपको सिखाने लगा हूँ। ये थोड़ा सा मैं दूर चला गया हूँ इस टॉपिक से, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे को ये ना समझ आई, उसे चैप्टर 6 की बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझ आनी। और आज एक और चीज़ है, उसका कंसेप्ट बड़ा वाज़ेह हो जाएगा आपका। ये देखें, मैं एक चीज़ बताने लगा हूँ, ये लें। ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट में ना एक कार्बन अगली तीन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है, एक दो तीन, एक दो तीन, एंगल 120 का। अब ग्रेफाइट के अंदर एक S2P मिले हैं। आज पक्का पक्का याद कर लें कि ग्रेफाइट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2। तो चौ ये जो चौथा था S2PZ, तीसरा P, ये कहाँ चला गया बिलाल साहब, ये कहाँ चला गया, ये वाला 2PZ, ये कहाँ चला गया 2PZ। इसने हिस्सा ही नहीं लिया, इसने हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं लिया। आए फिर आज मैं आपको असल शक्ल दिखाता हूँ कार्बन की। असल शक्ल कौन सी है, ये एक, ये दो, ये तीन, तीन। अब ये देखना, ये है कार्बन, कार्बन एक दो तीन, फिर ये कार्बन एक, ये देखें, ये एक कार्बन, इसने अगली कार्बन सा बनाया है, पीछे भी, इधर भी, इधर भी। अब इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को मैं आपके लिए वाजे करता जाता हूँ, डिफरेंट कार्बन्स को चलें डिफरेंट करता हूँ। इस कार्बन को देखें, ये इसका एक, ये दो, और ये इसका पीछे तीन। हर कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तीन। अब ये देखें, इस तरह की एक शक्ल बनती जाएगी। अब ये देखें, इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, ये एक, ये दो, और ये वाला देखें, ये पीछे को, ये तीन। इस कार्बन को देखें, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, तीन। हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, तीन, मतलब sp2। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, आए मैं आज आपको बताऊंगा चौथा कहाँ पे है। लोगों, अगर कोई बंदा पूछे आपसे कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है ग्रेफाइट में, तो ये मैं आधी शक्ल बनाता हूँ, तो आपने कहना है कि वो 90 के एंगल पे होता है हमेशा। कोई भी अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन होगा ना, अनहाइब्रिडाइज जो हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं लेगा, वो हमेशा यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मतलब ये फर्ज करें एक लेयर है, ये वाली एक लेयर है, ये यूं, ये एक सफ़ा है, ये मैंने एक सफ़े के अंदर ये लेयर बनाई है। और ये सफ़े से ये नीचे, वो एक नीचे एक और सफ़ा है। वो सफ़ा कैसी है बिलाल साहब, ये देखें, ये यूं यूं यूं, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। बिल्कुल जैसे ऊपर रिंग है ना, उस रिंग के नीचे भी तो एक रिंग होना चाहिए ना। जैसे ऊपर रिंग है वैसे एक नीचे भी तो रिंग होना चाहिए ना। अब ये देखें, ये एक सफ़े के अंदर, ये मेरे पास पूरा एक बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रक्चर आज मैंने आपको सिखा दिया है कि भाईजान ग्रेफाइट ऐसा होता है, ऐसा। ये बिल्कुल आपको मैं बताता चलूँ कि ये देखें, ये एक सरफेस है, ये वाली। फर्ज करें कि ये मेरे पास एक प्लेन है, प्लेन मीन ये सारा एक प्लेन है, और ये वो नीचे वाला, ये सारा एक प्लेन है। मतलब ये ऊपर ये वाला, ये ये यूं एक सफ़ा है, एक सफ़े के अंदर है। ये जो आपकी किताब है ना, किताब या कॉपी है, ये उसका एक सफ़ा है। ये उस सफ़े के अंदर है, ये उस सफ़े के अंदर है, ये मेरे बेटे एक सफ़े के अंदर सरफेस है। ये बिल्कुल उसके नीचे ये जो सरफेस है, ये वाली, ये भी इसके बिल्कुल सामने है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड, वो ये सरफेस, ये जो ऊपर वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये प्लेन एक सरफेस, इस सरफेस के बिल्कुल नीचे ये वो नीचे वाली सरफेस, ये वाली नीचे वाली सरफेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो,
यहाँ पे, 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 यहाँ पे। अब इसका मतलब पता है क्या? अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब यहाँ से अगर मैं करंट गुजारूंगा ना तो वो गुजर जाएगा। क्या मतलब कि ये एक लेयर है कार्बन की, ये वाली कार्बन, ये कार्बन, ये मैं वाजे कर दूं, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारी कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो फ्री है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हर कार्बन का ये सारा जितनी भी ये लेयर थी, ये जो मैंने बेंजीन के रिंग बनाए ऊपर, बेंजीन की तरह के रिंग, ये जो बेंजीन की तरह, ये सारी एक प्लेन के साथ साथ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से अगर करंट गुजारूंगा तो ज़्यादा गुजरेगा, और अगर यहाँ नीचे से ऊपर को गुजारूंगा तो कम गुजरेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऊपर को रास्ता ही नहीं मिलना गुजरने के लिए। लिहाजा मैं एक जुमला लिखने लगा हूँ। क्या जुमला लिखने लगा हूँ? बड़ा ज़रूरी, आज का सबसे इंपॉर्टेंट जुमला। देयर आर फ्री electrons along the layers. Along the layers mean parallel to layers. layers के साथ साथ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, layers के साथ साथ parallel to the layers there are free electrons। वो जो sp2pz वाला था, जो अनहैबिट था, जो बच गया था, वो इलेक्ट्रॉन फ्री लगा फिर रहा है इन लेयर्स के साथ साथ। पैरेलल, पैरेलल, वो मेरे बेटे पैरेलल लगा फिर रहा है, पैरेलल टू द लेयर्स, लेयर्स के साथ साथ फ्री, वो फ्री लगा फिर रहा है। किधर? वो मैंने आपको बड़ा वाज़े इतना डिटेल से आज ये टॉपिक समझा दिया है कि सारी जिंदगी आपको ग्रेफाइट तो कम से कम नहीं भूलना चाहिए कि देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द लेयर्स, लेयर्स along the layers, parallel to the layers, layers के साथ साथ। so conductivity in graphite will be better along the layers। along the layers mean parallel to the layers, layers के साथ साथ। देन किसकी निस्बत भला? ये देन मैंने ए वाला लगाया, कंपेयर किया है। देन प्रीपेंडिकुलर, प्रीपेंडिकुलर टू द लेयर्स। लिहाजा लेयर्स के 90 के एंगल पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, उस तरफ करंट सही नहीं गुजरेगा। लिहाजा डायरेक्शन चेंज करने से इस तरफ, मतलब ये फर्ज करें ये यूं लेयर्स हैं, ये कार्बन की, ये कार्बन की, और ये हमारे पास यूं कार्बन की, यूं कार्बन की, ये लेयर्स हैं, और यूं कार्बन, यूं कार्बन, ये लेयर्स हैं। इसके साथ साथ यूं तो करंट गुजरेगा, ये कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी होगी, लेकिन अगर यूं करूंगा तो कम होगी, ना होने के बराबर होगी। लिहाजा ग्रेफाइट के अंदर कनेक्टिविटी कहाँ होती है? अलोंग द लेयर्स। ये डायरेक्शन में कनेक्टिविटी है, ये डायरेक्शन में कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर डायरेक्शन चेंज करने से कंडक्टिविटी चेंज होती है, कनेक्टिविटी एक खूबी है, खूबी है, खूबी है, खूबी है, जो डायरेक्शन चेंज करने से सेम नहीं रहती, जो डायरेक्शन चेंज करने से सेम नहीं रहती। इसे क्या बोलते हैं? एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी मीन आइसो नहीं रहती, सेम नहीं रहती, सेम नहीं रहती, खूबी एक जैसी नहीं रहती। कब? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। मैं एक सादा सी मिसाल और दूंगा, फिर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। आपने कभी सुना है कि ये मेरे पास से शीशा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से एंगल ऑफ फ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्शन चेंज हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से एंगल ऑफ, ये नॉर्मल है फ़र्ज़ करें, तो आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाते हैं। लिहाजा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होगा तो मेरे बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जो डायरेक्शन चेंज होने से चेंज हो जाता है, ये वेक्टर चेंज होने से अगला वेक्टर चेंज होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होने से, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होने से एंगल रिफ्लेक्शन चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खूबी है कंडक्टिविटी, जो करंट का गुजरना, ये ग्रेफाइट की एग्जांपल भी आपने याद रखनी है। ये एक एनिस्टॉपिक प्रॉपर्टी है। क्या मतलब? एनिस्टॉपिक अमल है। कौन सा? लिखें जी डेफिनेशन। द फिनोमिनन इन विच वेरिएशन ऑफ, जी मैंने वी लिखा मेरे बेटे, वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी टेक प्लेस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन चेंज करने से खूबी में चेंज आ जाए, दिस इज कॉल्ड, इस अमल का नाम क्या है? एन आइसो, मतलब सेम नहीं रहती। डायरेक्शन चेंज करने से खूबी सेम नहीं रहती, एन आइसोट्रॉपी। एंड, और इसके साथ ही एक छोटी सी बात और लिख लें, एंड ये आपने पहले लेक्चर में नोट कर लिया होगा। एंड द प्रॉपर्टी, ये एंड द प्रॉपर्टी लिख लें। एंड द प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप बेशक ब्रेक लगा के ये वाला लेक्चर पहले ही नोट कर लें जो मैंने समझा दिया सारा ग्रेफाइट वाला। ये एंड द प्रॉपर्टी, ये मैंने आज आपको बड़ी तफसील से ग्रेफाइट समझा दिया। ये आपने अच्छे तरीके से लेक्चर नोट कर लेना है ग्रेफाइट के मतलब, ताकि आपकी वाज़ेह बातें क्लियर हो जाएं। एंड द प्रॉपर्टीज which change by changing direction are called anisotropic properties, उन्हें हम एनिस्टॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हमने पढ़ा कंडक्टिविटीज, इलेक्ट्रिकल भी थर्मल भी, इलेक्ट्रिकल भी थर्मल भी, मतलब कोई भी हो ना। ये तो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल मतलब खूबी दी है, तो क्रिस्टल्स के अंदर क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से जो दूसरी खूबी होती है थर्मल भी, वो भी ऐसे चेंज हो जाती है। तो लिहाजा पूरा जुमला मैं लिख देता हूँ कि ये थर्मल खूबी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक दो, एक और लिखें, अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। क्या समझाई थी? ये आप हाइब्रिडेशन में पहले समझा चुका हूँ। आप जहाँ मैं पहले समझाया था तब लेक्चर को आप स्टॉप करके आप इसे नोट कर लीजिए। ये मेरे पास, मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ मेरे बेटे। क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज प्लेन, क्यों? एक चीज़ अगर इधर से टूटती है तो डायरेक्शन चेंज करने से उसके टूटने की ताकत भी चेंज हो जाएगी। तीसरी, कोएफिशिएंट्स, कॉन्स्टेंट्स मतलब एक वैल्यू किसकी? ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जब क्रिस्टल्स को गर्म करके एक्सपेंड किया जाता है तो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट एक्सपेंशन होगी, वैल्यू होगी एक्सपेंशन।
थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपैंड मीन फैलना। इसी तरीके से एक चौथी खूबी अभी थोड़ी देर पहले बताई है शीशे वाली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जब क्रिस्टल्स के अंदर से हम जो रोशनी गुजारती हैं तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट होते हैं। ये 4 खूबियाँ और डेफिनेशन ये आपने याद करनी है। उसके बाद मेरे बेटे ये आपने एग्जाम्पल करनी है। एग्जाम्पल क्या है कि ग्रेफाइट के मुतालिक आपने बताना है कि ग्रेफाइट के अंदर कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, sp2 हाइब्रिडेशन होती है। देयर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द लेयर्स पैरेलल टू द लेयर्स, किसके साथ, लेयर्स के साथ साथ, किसके अंदर, इन द ग्रेफाइट, इन द ग्रेफाइट, इन द ग्रेफाइट। ये नोट कर लें एग्जाम्पल, बिल्कुल यही, जैसे सबसे पहले बस यही लेक्चर आपने नोट करना है ऐसे, बिल्कुल ये सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखें किसकी, एनिस्ट्रॉपी की। एनिस्ट्रॉपी के बाद एनिस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो चेंज हो जाती हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। फिर इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है आपने। 4 प्रॉपर्टीज़ के बाद ये आपने ग्रेफाइट की एग्जांपल देनी है कि ग्रेफाइट के अंदर 120 एंगल होता है, उसकी शक्ल कौन सी होती है, हेक्सागोनल। क्रिस्टल कौन सी होती है, हेक्सागोनल, 6 कोनों वाली, 6 कोनों वाली। और वो 6 कोनों वाली कैसे बनती है, ऐसे लेयर्स में। और देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेयर्स के साथ साथ, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लेयर्स के साथ साथ करंट ज़्यादा गुजरता है, और लिहाजा प्रीपेंडिकुलर की निस्बत लेयर्स के साथ ज़्यादा गुजरता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इस खूबी को हम क्या कहते हैं, एनिस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास आपने बाकी 4 खूबियाँ बतानी हैं और इतना ही लिखना है। एनिस्ट्रॉपी आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। और एक चीज़ अब हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो क्लीवेज के सिमिट्री से शुरू करेंगे, 5वीं खूबी से शुरू करेंगे। 4 खूबियाँ आज आपकी इस लेक्चर में क्लियर हुई। इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।